हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के हमारे लास्ट पेपर की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और उसका भी आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। एंड इट इज़ रिगार्डिंग द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसको हम बीपीआर बोलते हैं शॉर्ट में। तो व्हाट इज़ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये हम इसके ऊपर बात करेंगे। और भी कुछ बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रैक्टिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक कंसेप्ट है जिसके बारे में मे भी आपने कभी सुना हो, जिसको हम बोलते हैं सिक्स सिग्मा कंसेप्ट। तो सिक्स सिग्मा क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइनिंग क्या होता है, और एक कंसेप्ट और है बेंचमार्किंग टेक्निक। तो बेंचमार्किंग टेक्निक क्या होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्या बोलना चाह रहे हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के और भी कुछ नाम है: बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये सारे एक ही है, सिनोनिम्स है, एमसीक्यू में काम आएंगे। इट इज़ एन एंडेवर टू फैब्रिकेट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल and the act of recreating a core business process with a goal of improving the product output, quality or reducing cost। जो क्या होता है, एक कंपनी बहुत बरसाल से, मतलब काफ़ी समय से एक पर्टिकुलर बिजनेस करती आ रही है, एक प्रोडक्ट को बनाती आ रही है, एंड दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस जो उन्होंने ओवर द टाइम सेटअप किया है। सो द वे ऑफ प्रोडक्शन, द स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल इज कांस्टेंट एंड इट इज रनिंग। और ये बहुत सालों से चल रहा है, एक तरीका उनका सेट हो चुका है, एंड दे आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। पर पता है क्या होता है, टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। ऑब्वियसली चेंज इज़ अ यूनिक कंसेप्ट एंड इट अप्लाइज एवरीवेयर एंड इन एवरी इंडस्ट्री। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इनोवेशंस आ जाते हैं प्रोसेस में, मतलब काम करने का तरीका जो है वो बदलने लगता है। एंड नई मशीन्स आ जाती है, जो एम्प्लॉयज़ है उनके वर्किंग स्टाइल एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ने लगता है, कस्टमर की डिमांड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो एक पॉइंट पे हमें ये लगता है कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर करके काम चला रहे थे, कि जैसे जैसे मार्केट में नॉमिनल चेंजेस आ रहे हैं, हम भी अपने काम करने के तरीके में नॉमिनल चेंजेस कर रहे हैं। बट नाउ द पॉइंट हैज़ कम वेर यू नीड टू रीडिज़ाइन द एंटायर प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब जो मशीनरी, जो असेंबलिंग, जिस तरीके से आप अभी तक काम करते आ रहे थे, अब वो समय आ गया है कि पूरी टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। अब तक क्या हो रहा था, हम थोड़ा थोड़ा अपग्रेड कर रहे थे, लेकिन अब हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो दैट सिचुएशन और दैट स्टेप इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन और रीडिजाइनिंग। कि अभी हमें एक पूरा नए तरीके से शुरुआत करनी है, टोटल चेंजेस, कंप्लीट चेंज। तो अभी तक जो हम सिस्टम फॉलो करते आ रहे थे, उसको पूरा री इनोवेट करके हमें कुछ इम्प्लीमेंट करना है। अब ये समय समय पे होता रहता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में आप देख लो, या स्टॉक मार्केट में आप देख लो, या फिर आपके कोई और बिजनेस में भी ये हो सकता है कि पहले अकाउंटिंग में आप देख लो। तो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स का ट्रेंड आया, तब एक मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिला वर्किंग स्टाइल, वर्किंग सिस्टम में, कि एकदम से ऑन जो सारा काम जो फॉर्म भर के होता था, जो पेपर वर्क होता था, रजिस्टर्स मेंटेन होते थे, फाइलें बनती थी, अचानक सब कंप्यूटर पे शिफ्ट होने लगा। धीरे धीरे फिर कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए फ्लॉपी डिस्क और ये सारी चीज़ें आई। फ्लॉपी डिस्क के आने के बाद भी और भी चीज़ें अपग्रेड होती गई। फिर अब आजकल तो क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है। अब तो सीडी डीवीडी भी बंद हो गई, प्लास्टिक बैन हो गया, तो नाउ नो सीडी नो डीवीडी। तो वो ट्रेंड भी जा चुका है। तो ऑल दीज डिटेल्स हैव अपग्रेडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ट्रांजिशन बहुत बार हुआ। तो एक जो हम सिस्टम देखते थे फिजिकल एंट्रीज का, वो अब कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो गया। ऑनलाइन सारा क्लाउड कंप्यूटिंग पे हो गया। अभी आपको स्टोरेज के लिए बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्लाउड स्टोरेज जो है उसके चार्जेस पे करके आप डेटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो विद प्रॉपर सिक्योरिटी एंड ऑल। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग इंडस्ट्रीज में हुए होंगे। इसके तो हम जितने एग्जाम्पल ले ले उतने कम है, तो मैं ऐसा तो नहीं आपको सारे एग्जाम्पल समझा सकता, बट एक आइडिया दे सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि उतना हमारे लिए भी इनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो बेस मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिपीटेडली पढ़ने को मिलेंगी। अब डेफिनेशन में भी अलग अलग लोगों ने अपनी डेफिनेशन दी है। आपका काम ये है कि आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए इसको याद रखना है। मीनिंग मैंने समझा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स तो सब अच्छे ही होंगे ना, री इंजीनियरिंग कोई क्यों करेगा। इफेक्टिवनेस को बूस्ट करने के लिए, हायर क्वालिटी, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए,
एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, कॉस्ट को लॉन्ग टर्म में सेव करने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को मीनिंगफुल काम देना। एक होता है मोनोटोनस मजदूरों वाला काम, बस एंट्री करते रहो, रजिस्टर भरते रहो, खींचते रहो, और एक होता है कि आप उनको कुछ मीनिंगफुल टास्क दो, ठीक है। टू बी मोर अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स फ्यूचर चेंजेस, जैसे जैसे चेंज आएंगे हम अपने आप को भी अपग्रेड करेंगे। एनेबल न्यू बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ओके, तो सब पॉजिटिव लिखना है आपको यहाँ पे। टाइपोलॉजी ऑफ द बीपीआर प्रोजेक्ट्स, ओके, क्या बोला है यहाँ पे टाइपोलॉजी में, फोर स्ट्रैंड टाइपोलॉजी ऑफ बीपीआर प्रोजेक्ट्स which can be applied across any organization irrespective of what business it is involved in। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बोल सकते हो आप कि हम बिजनेस ये जो प्रोसेस री इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं कहाँ कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले बोला है कोर प्रोसेसेस, they are the central processes to the business functions and they represent the primary value chain activities which directly relate to the external customers। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, अब ये कोर प्रोसेस है हमारे बिजनेस के जो डायरेक्टली हमारी वैल्यू चेन या हमारे जो एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं उनको रिलेट करता है, ऐसा बता रहे हैं। तो इनमें भी हमें री इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे एग्जांपल दिया ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे ऑर्डर्स कस्टमर तक पहुंचाए जाते हैं, फुलफिल किए जाते हैं, तो उनको हम यहाँ पे कोर प्रोसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। और उसमें भी आपको रीडिज़ाइनिंग री इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ई कॉमर्स सेक्टर में देख लो, आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए वो लोग कितना नया नया हर रोज़ लेके आते हैं सिस्टम, उसकी बात हो रही है। सपोर्ट प्रोसेसेस, सपोर्ट प्रोसेसेस आर बैक ऑफिस प्रोसेस विच रीइंफोर्स द कोर प्रोसेस। ऑब्वियस है बैक एंड काम है ये, जो मेन प्रोसेस है उसके सपोर्ट में ये सारा काम हो रहा है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सिस्टम, एचआर का जो डिपार्टमेंट है वो, तो इनमें भी हमें नए तरीके से स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी पॉइंट पे तो पड़ेगी, ठीक है। बिजनेस नेटवर्क प्रोसेस, नेटवर्क में क्या होगा, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स और एजेंट्स और ये सबके साथ एक नेटवर्क मेंटेन करना, कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, तो इसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले के टाइम में होता है लैंडलाइन फ़ोन होते थे, आजकल तो व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, ईमेल ऑटोमेटिक चला जाता है, कितना कुछ हो गया। यूज़ करो टेक्नोलॉजी का, टाइम बचाओ और कांटेक्ट में रहो उनके। मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाना, डायरेक्शन सेट करना और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली मैनेज करना, प्लानिंग करना, उसमें भी आपको एक नए तरीके से एक फ्रेश सिस्टम इंस्टॉल करने की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, और वैसा आप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा काम करो। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिपीटेशन है, फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको पढ़ना है, मैं इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। बहुत चीज़ें रिपीट हो रही है इस चैप्टर में भी, तो रखी मैंने इसलिए है, सारी मैंने हटाई नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एमसीक्यू है तो कहीं ना कहीं कभी कभार थोड़ा सा इन डेप्थ एमसीक्यूज और क्वेश्चंस बनते हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है, नहीं तो आप कहाँ से ढूंढोगे। तो मॉड्यूल का रिपीटेड कंटेंट है तो भी मैंने सारा रखा हुआ है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो हम कंसेप्चुअली चलेंगे, क्योंकि वर्ड टू वर्ड तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, उस तरीके से पढ़ना भी नहीं चाहिए। डाउट सॉल्विंग में ले लेंगे, आपको कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया है, पहले तो आप खुद भी ढूंढो ना, आप डिक्शनरी ऐप्स यूज़ करो, आप गूगल यूज़ करो, आपको थोड़ा रिसर्च करो, उससे आपको दो चीज़ें और पढ़ने को मिलेंगी साथ साथ में। देखो सेल्फ रिसर्च का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको कुछ नहीं समझ आया और आप उसको समझने के लिए थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हो, तो गूगल पे भी कोई पहला पेज डायरेक्टली वही सेंटेंस का ओपन नहीं होगा, उसके रिलेटेड भी आपको कुछ मिलेगा। तो पढ़ते पढ़ते अपने ढूंढते ढूंढते और भी कुछ पढ़ लेते हैं, सबकॉन्शियसली अपना नॉलेज डेवलप होता है एंड इवन वी डोंट रियलाइज कि ऐसा हुआ है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सेल्फ रिसर्च। थोड़ा बहुत करना चाहिए, मैं पर्सनली खुद भी करता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा बहुत तो रिसर्च करो। तो मैं इंटेंशनली कुछ चीज़ें आपको सिर्फ कंसेप्ट टू कंसेप्ट समझाता हूँ और आपके डाउट्स का वेट करता हूँ। तो आपको ये चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिवली लेना है। पढ़ाने में मुझे कोई इशू नहीं है कि चलो आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ दिया, जब इतना पढ़ा रहा हूँ तो दो सेंटेंस समझाने में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कोई इशू नहीं है। बट आई वांट कि आप खुद से रिसर्च करना सीखो, ये डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है आगे। अगले साल फाइनल्स में या उसके बाद जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे ना, तो सेल्फ रीडिंग सेल्फ रिसर्च बहुत काम लगेगा वहाँ। आपके एम्प्लॉयर्स नो डाउट आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट मेरी तरह आपको एक एक चीज़ समझाने नहीं बैठेंगे, वो बोलेंगे ये बुक है, इसमें रूल नंबर पढ़ लो और मुझे बताओ इसका एप्लीकेशन क्या होगा, आपको उनको बताना पड़ेगा। और फिर आप बोलोगे सर हमको तो आता ही नहीं है, तो बोलेंगे क्या सीख के आए, 2 साल पढ़ाई की तो कुछ रिसर्च करना, कुछ सेल्फ इंटरप्रिटेशन कुछ आता नहीं है क्या आपको, तो वहाँ पे भी आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बेटर है थोड़ा बहुत यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, फॉर्ड्स अकाउंट्स पेएबल केस स्टडी,
देखो ये फोर्ड कंपनी जो है मोटर कार कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, बहुत बड़ी वर्ल्ड की और सबसे पुरानी कंपनी जो कार मेकर्स हैं उसमें फोर्ड है। तो हेनरी फोर्ड इसके फाउंडर है। और फोर्ड की कंपनी का केस स्टडी है इनका और माजदा कंपनी, जापानीज कार कंपनी है माजदा, और फोर्ड का जो मतलब ब्रांड है, इनका कुछ केस स्टडी दिया हुआ है। इसमें हुआ ये अकाउंट्स पेएबल का मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, डेटर, क्रेडिटर, ठीक है। तो जो अकाउंट्स पेएबल का इनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, क्रेडिटर्स को पे कैसे करना है, और कस्टमर से परचेज ऑर्डर आता है और फिर उनको गाड़ी डिलीवर करनी है, या फिर जो इन्होंने आगे परचेज ऑर्डर किए होते हैं रॉ मटेरियल के एंड ऑल, तो उसको पेमेंट करना है। तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जिस तरीके से फोर्ड का काम कर रहा था, उसको फोर्ड ने खुद स्टडी किया कि हमारा सिस्टम अभी कैसे काम कर रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि फोर्ड के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 500 लोगों का स्टाफ है, इतना एम्प्लॉयमेंट है, और उस वजह से उनका सैलरी एक्सपेंस इतना हाई स्केल पे है कि 500 लोगों को उनको केटर करना पड़ रहा है एवरी मंथ। देन दे स्टडीड देयर कॉम्पिटिटर। तो माजदा कंपनी जो जापानीज कंपनी है, जब जापानीज कंपनी को उन्होंने स्टडी किया, तो दे फाउंड कि ये लोग सिर्फ हमारे स्केल पे ही काम कर रहे हैं, सेम स्केल है, उतना ही काम है, बट 100 लोगों में ये काम मैनेज हो जाता है। तो एक तरफ 500 लोग, एक तरफ 100 लोग, सेम लेवल का काम, मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं या ये ओवर एफिशिएंट है। अब 5 लोगों का काम एक इंसान कर रहा हो, प्रैक्टिकली ये डिफिकल्ट है अगर उसमें एक्चुअली में 5 लोगों की जरूरत है। बट यहाँ पे शायद उनको ये लगने लगा कि यार एक के सामने 5 तो बहुत ज़्यादा हमने एम्प्लॉय कर दिए, और हमारी कंपनी का मंथली फिक्स कॉस्ट इतना बढ़ गया है इन द टर्म्स ऑफ सैलरी एंड परक्यूजिट्स, तो हमें कुछ इनसे सीखना पड़ेगा। देन दे रियलाइज कि हम अननेसेसरीली जो काम ऑटोमेट हो सकता है, जो काम सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू हो सकता है, और जिसमें इतने स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, हमने अननेसेसरीली इतना अकाउंटिंग स्टाफ बढ़ा रखा है। तो अगर हम मैनुअल को ऑटोमेट कर दें, ठीक है, जितना भी काम मैन्युअली हो रहा है, वो गेट पास बनाओ, उसको तो हाथ में वो पड़ेगा, फिर गाड़ी क्लियर करेगा, फिर परचेज किया हुआ रॉ मटेरियल अंदर आएगा, इसके बदले अगर हम उसको कंप्यूटराइज कर दें, तो हो सकता है कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े, जैसा माजदा ने किया। तो उनका स्टडी करने के बाद दे रियलाइज कि हमें हमारा पूरा सिस्टम चेंज करके ऑटोमेट करना पड़ेगा, कंप्यूटर को ज़्यादा हमें प्रायोरिटी दे के इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिससे ह्यूमन स्टाफ की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। तो ऐसा करके उन्होंने फिर अपने स्टाफ की भी जो साइज़ है कंसिडरेबली कम की, और 75% रिडक्शन वो कर पाए। मतलब 500 लोगों का काम अब सिर्फ 125 लोग कर रहे हैं। तो दे ऑलमोस्ट अचीव दैट लेवल जो माजदा ऑलरेडी यूज़ कर रहा था। तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पे, जब आप उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो यू विल बी क्लियर कि क्या हो रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो समझ आया होगा। आगे हम देख सकते हैं दैट इज द बेंचमार्किंग टेक्निक। बेंचमार्किंग का भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, लैंग्वेज आप फिर आगे पढ़ो, जितनी ज़रूरी है मैं उतनी ही समझाऊंगा पहले। बेंचमार्किंग का मतलब ही होता है कि टारगेट सेट करना, एक गोल सेट करना। मतलब अब देखो बेंचमार्क में क्या होगा, अगर सपोज आप कोई भी काम करते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो एक बेंचमार्क, एक टारगेट होता है हमारे माइंड में कि यहाँ तक पहुँचना है, चाहे वो टारगेट बहुत बड़ा और हम बहुत छोटे हो, लेकिन होता तो है ना। ठीक है, आपके क्लास में सपोज आप पढ़ रहे हो एज ए स्टूडेंट, तो वैसे तो अपने अपने लिए कोई बेंचमार्क नहीं होता, अपना बेंचमार्क होता है पासिंग मार्क्स। ठीक है, सबसे पहला बेंचमार्क होता है पासिंग मार्क्स, कि फेल नहीं होना है। ठीक है, तो एक एवरेज स्टूडेंट का दिमाग तो वैसे ही चलता है कि छोड़ो यार, जिसको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो सोचता है मैं पास हो जाऊँ ना बहुत है। फिर एक होता है कि 60% आ जाए बहुत है, एक का होता है 70 आ जाए बहुत है, मैं अबव एवरेज स्टूडेंट काउंट होऊंगा बहुत है, मुझे कोई टॉपर नहीं बनना है। एक 80 में भी खुश नहीं होता, और एक वो 90 वाला होता है, मतलब उसका तो ऐसा है ना 91.1 और 91.25 में भी रोता रहेगा कि यार मेरा इतना कम आ गया हो ना, तू रहने दे यार, तेरे को चाहिए तो मेरे 60 में से थोड़े काट ले, क्यों रोता है। आधे परसेंट, मतलब आधा भी नहीं, आधे के भी आधे के लिए रो रहा है तू, लेकिन वो बेचारे उतना एफर्ट करते हैं तो एक एक मार्क के लिए रोते रहते हैं। और हमारे भी क्लास में थे, आपके क्लासेस में भी ऐसे स्टूडेंट होंगे, तो वो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसका एक मार्क कम आ गया ना तो वो रोएगा। तो जिसने उतनी मेहनत उस टारगेट के हिसाब से की होती है कि मुझे 100 में से 100 लाने हैं, और वो 99 ले आए, तो उसके लिए वो एक मार्क की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अपने तो 100 में से आए 61, 55, 54, तू ले जा ना ले, मेरे ऊपर के 4-5 मार्क्स रख ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक पूरा अप्रोच अलग हो जाता है। तो बेंचमार्क का मतलब क्या है कि हम एक टारगेट सेट कर रहे हैं कि नहीं, हमें इस लेवल पे पहुंचना है, ये हमारा टारगेट है, हमारा गोल है, तो उसको बेंचमार्क बोल सकते हैं। और फिर उसको ध्यान में रख के हम अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करते हैं कि नहीं, मैं अभी 60 पे हूँ, घर पे भी गालियाँ पड़ती है, इज्जत नहीं है, दोस्तों में भी नहीं है, रिश्तेदार भी बड़ी बेइज्जती कर जाते हैं कि 60 लाता है, चलो यार 70 तक तो पहुंच जाते हैं, उनके मुंह पे मारेंगे मार्कशीट, लो 70 मार्क्स आ गए, बांट लो सारे, जो पूछते रहते हो ना फ़ोन कर करके।
तो वो हमारा एक टारगेट सेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक अ बेंचमार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम खुद के लिए एक टारगेट सेट कर रहे हैं और एक गोल सेट कर रहे हैं, जो अचीव करने के लिए फिर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो भी स्ट्रैटेजी हमारे हमारे लिए सूटेबल होगी। तो एक गोल तो सेट करो, कहाँ पहुँचना है, तो उसको ध्यान में रख के फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे ना। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे उसके कुछ टूल समझाए हुए हैं, कुछ हिस्ट्री दे रखी है, टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग दे रखी है, वो भी देख लेते हैं। देखो, बेंचमार्किंग की भी अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग टाइप्स हो सकती है, जिसके बेसिस पे आप अपना अप्रोच डिसाइड करोगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टेक्निक जो इन्होंने बोली है कौन सी है, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू कॉम्पीट इन द मार्केट। ठीक है, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है उसको ढूंढो। द कंपनीज आइडेंटिफाई द विनिंग स्ट्रैटेजीज used by successful companies and thereafter adopt them in their own strategic process। ये थोड़ा सा कॉपी करने वाला या किसी से इंस्पायर होने वाली बात हो गई। ठीक है, तो इंस्पिरेशन लेके भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। Performance benchmarking determines how strong a company's products and services are when compared to competition। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं पहले तो, कि बेंचमार्क किस चीज़ को बनाया जा रहा है, सामने वाले की क्वालिटी को, सामने वाले की परफॉर्मेंस को। अगर वो सर्विस दे रहा है तो उसकी सर्विस कैसी है, उसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस कैसा है। और अगर वो लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और हम भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या लेवल की क्वालिटी और फैसिलिटी दे रहे हैं। तो दैट शुड बी अ बेंचमार्क कि हमें वैसी क्वालिटी पहले तो बनानी। देखो, कस्टमर से आप प्राइस मांग रहे हो, कस्टमर से आप सेल मांग रहे हो, कस्टमर बोलेगा पहले क्वालिटी तो दो, पहले साबित तो करो अपने आप को कि आप उस लायक हो कि हम आपको इतना पे करें। तो व्हाट आर यू ऑफरिंग ऑफ दैट लेवल दैट वी शुड पे यू सच गुड अमाउंट। तो फर्स्ट शो अस द क्वालिटी, देन आस्क फॉर प्राइस, दैट शुड बी द बेसिक कंसेप्ट। तो उसके लिए हमें अपने परफॉर्मेंस को पहले उस लेवल पे लाना होगा, उसके बाद हम जो डिमांड करेंगे हमें मिलेगा। क्लियर। और नेक्स्ट पार्ट है process benchmarking। It requires to look at other companies that engage in similar activities to identify the best practice that can be applied। अब यहाँ पे practices की बात हो रही, यहाँ पे process की बात हो रही। अब बोला है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं performance benchmarking से ही derive हो रही है। This is because the companies first identify the weak competing points of their products or services, then focus on the key process to eliminate those weaknesses। तो ये related ही हो गया ना। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में उन्होंने बोला कि सामने वाले के प्रोडक्ट और सर्विसेज हमसे कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे, सर्विस की क्वालिटी पे, फीचर्स पे, प्राइस पे, स्पीड पे, रिलायबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है परफॉर्मेंस में। और प्रोसेस में मतलब उस परफॉर्मेंस को अचीव करने का तरीका। अब ठीक है, सामने वाले का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी मुझसे बहुत बेटर है। क्यों बेटर है, क्या मैं ऐसा करूं कि मेरी क्वालिटी भी उसके प्रोडक्ट जैसी बेटर हो जाए। तो दैट इज़ द प्रोसेस। तो परफॉर्मेंस आपने सामने वाले का समझ लिया, अब उसको अचीव करने के लिए उसका प्रोसेस भी समझ लो। देखो, अगर एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में जो 90% मार्क्स लेके आता है और कंसिस्टेंट है, तो आपको ये तो पता है कि वो 90 लाता है और आप 70 लाते हो। बट अगर आपको 70 से, चलो 90 नहीं, 80 85 ऐसा कुछ पहुंचना है, तो यू शुड ट्राई टू नो कि वो कैसे प्रिपरेशन कर रहा है कि इतने अच्छे मार्क्स वो सिक्योर कर पा रहा है कंसिस्टेंटली। तो क्या स्टडी का उसके आवर्स कितने, अपने पूछते हैं ना कितनी बार होता है। और ये चीज़ में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कितने लोग होते हैं भाई थोड़ा सा इन्फीरियर फील करते हैं कि हम कैसे पूछे उसको, कैसा लगेगा ये वो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या फ्री माइंडेड होते हैं, भाई दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, तो एक दूसरे को पूछ लिया कि भाई आप कितने घंटे स्टडी करते हो। अच्छा, ओपन हाउस होता है ना, जब वो पता है पेरेंट्स आते हैं, अपनी सारी पोल खुल जाती है, तो पता चल जाता है पेपर में हम क्या लिख के आते हैं। दुनिया में सबसे गंदी चीज़ वो है। मतलब ना अपन टीचर्स पे ब्लेम कर पाते हैं, ना अपन चेकिंग पे ब्लेम कर पाते हैं, मतलब कोई एस्केप विंडो ही नहीं बचता है। तो सीधा सीधा ऑडिटिंग करवा दिया कि उसके बाद तो झूठ बोलने का कोई चांस ही नहीं। मतलब एक मौका तो छोड़ो, बच्चा अपने आप को डिफेंड कैसे करे, तो डिफेंड करने वाले को भी कुछ तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। तो वो मौका हमें ओपन हाउस में बिल्कुल नहीं मिलता स्कूल के डेज में, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं, टीचर से मिलते हैं, वो दो पार्टीज़ मिल गई जिनको आपस में कभी नहीं मिलना चाहिए। और फिर बीच में जो बीच का बंदर होता है ना, इधर से थप्पड़ पड़ता है उधर जाता है, वहाँ से थप्पड़ खा के इधर आता है, बेचारा दोनों साइड से थप्पड़ खा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ओपन हाउस में अपनी हालत होती है एज ए स्टूडेंट। अब वहाँ पे ना अपने तो कभी एज ए स्टूडेंट एक दूसरे से इतना खुल के बात नहीं करते। जैसे कोई रैंकर बच्चा है, उसको जाके मैं कभी नहीं पूछूंगा कि तू कैसे प्रिपरेशन करता है। एक थोड़ा है ना, ईगो भी तो कोई चीज़ होती है ना। मैं क्यों जाके पूछूं यार, मैं अपने आप को छोटा फील करवाऊँ उसके आगे कि तू बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है लाता होगा 90, मुझे क्या करना है।
बट अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी होती है, वो बच्चे को जाके अपने को साथ लेके जाते हैं और उसके सामने पहले तो 4 गालियाँ देते हैं अपने को कि देखो ये कैसे 90 मार्क्स ला सकता है, तुम 70 लाते हो, वो भी तो पढ़ाई कर रहा है, उसके कौन से सींग निकले, उसके कौन से पर लगे, ऐसी सब बातें शुरू हो जाती है। और अपने तो एम्बेरसमेंट का लेवल ही एक अलग होता है, मतलब हाँ और बेइज्जती कर लो, क्या क्या बोले जा रहे हो, मतलब सींग निकले हैं, पर लगे हुए, ऐसा कौन बोलता है। लेकिन पेरेंट्स जब गुस्से में होते हैं तो वो कुछ भी बोलते हैं, सारी भड़ास उसके सामने निकालते हैं, ये भी नहीं कि चलो घर पे आके निकाल ले। अच्छा फिर उसको पूछते हैं अपने सामने, बेटा आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, और तब वो 90% वाला भी कम नहीं होता है, वो बढ़ा के बोलेगा, बोले आंटी मैं तो 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ, और थप्पड़ पड़ती है, बोले 2 घंटे से ऊपर कभी तूने किताब खोली, देखो 10-10 घंटे पढ़ता है, तुमसे क्यों मेहनत नहीं होती, ये वो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, उसके पास कुछ अलग है, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या बातें सुनाते थे। तो उससे पूछ लिया कि भाई तेरी टेक्निक क्या है, तू कैसे पढ़ता है, रात को पढ़ता है, दिन में पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ाई करता है, कोई खुद के नोट्स बनाता है। अच्छा पेरेंट्स फिर नोट्स भी मांग लेते हैं, बोले बेटा आपने कुछ नोट्स बनाया हो तो इसको भी दे दो, थोड़ा इसको भी सिखा दो, थोड़ा हेल्प कर दो ताकि ये भी कुछ इंप्रूव करे, ये वो। तो और ऊपर से 4 बच्चे और मज़े ले रहे होते हैं, वो खासकर अपने ग्रुप वाले जो अपने दोस्त होते हैं ना, वो पीछे खड़े होते हैं ना, खुद तो मार खा रहे होते हैं लेकिन अपने ऊपर ज़्यादा हंसी आ रही होती है कि बेटा हम अकेले नहीं है, तू भी डांट खा रहा है और तू तो अच्छे से खा रहा है, क्योंकि एक तो टॉपर के सामने जाके तेरी बेइज्जती हो रही है। तो हो चुकी है पूरी बेइज्जती तो आपकी हो ही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले के परफॉर्मेंस को समझने के बाद उसके परफॉर्मेंस का प्रोसेस भी समझना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। आई होप आपको अपना बचपन याद आ गया होगा, ओपन हाउस याद आया होगा, तो ये चीज़ तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे सब दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अप्रोच में क्या बोला है, इंटरनल बेंचमार्किंग, large organizations that have operations in multiple locations within or outside the boundaries, or organizations managing plentiful products or services, duplicating functions and processes are usually performed among different teams, business units or divisions of the same organization। मतलब यहाँ पे पता है बेंच मार्किंग अंदर अंदर ही हो रहा है, इतनी सारी ब्रांचेज हैं, इतने सारे यूनिट्स हैं, तो उनमें ही कंपैरिजन हो रहा है, टीम्स बन रही है कि यार अपनी मुंबई वाली ब्रांच ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये हमारी कंपनी के लिए, सारी सारी ब्रांचेस के लिए एक बेंचमार्क है कि ऐसा काम करके दिखाओ, इतना कस्टमर बेस ला के दिखाओ, ये टारगेट अचीव करके दिखाओ, ऐसा होता है। तो दैट इज इंटरनल बेंचमार्किंग, मतलब कंपटीशन अंदर अंदर हो रहा है in between the you can say the teams or the branches or the individuals of the same organization, that should be the point। ये नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, मल्टीनेशनल लेवल पे भी हो सकता है, सिटी लेवल पे भी हो सकता है, एनीवेयर इट इज पॉसिबल। एक्सटर्नल और कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, ये तो हमने अभी ऊपर देख ही लिया ना, दूसरों के साथ कॉम्पीट करना। फंक्शनल बेंचमार्किंग, ठीक है, फंक्शनल बेंचमार्किंग मतलब जैसे बात कर सकते हैं प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, मेरी कंपनी का प्रोडक्शन और मेरे कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके बीच में एक कंपटीशन कि यार सेम कंपनी है, हम भी गाड़ियाँ बनाते हैं, ये भी गाड़ी बनाते हैं, हम भी सेम कैटेगरी की मिड साइज़ मिडिल क्लास गाड़ी बनाते हैं और ये भी वही बनाते हैं, इनका महीने का प्रोडक्शन, अच्छा इनके प्लांट कैपेसिटी भी सिमिलर है, इतना ही प्लांट है, इतना ही स्टाफ है, इनकी महीने की 10,000 यूनिट बन जाती है, हम 8.5 से ऊपर कभी गए नहीं आज तक, और एवरेज तो 7.5-8 है। तो कहाँ ऐसा हो रहा है कि हम इसको इम्प्रूव करें, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 10,000 हम भी बनाएं, जब इतनी कैपेसिटी में वो लोग बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो दैट शुड बी अ कंपैरिजन बिटवीन द फंक्शंस, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल बेंचमार्किंग। सेल्स को भी इसी तरीके से टारगेट किया जाता है कि इनके सेल्समैन इतना जाके बेच देते हैं, हमारे वाले क्या सोते रहते हैं या लंच टाइम खत्म नहीं होता है, इनको भी पकड़ो, उस तरीके से। जेनेरिक बेंचमार्किंग, it refers to comparison which focus on the excellent work process rather than on the business practice of a particular organization। ये अगेन वही नहीं हो गया प्रोसेस वाला, देखें एग्जांपल, a company tries to improve its marketing capabilities and benchmarks itself against company X, while observing the company's X marketing process it also notices the efficiency in the management of its HR by using the big data analytics। Okay, this gives an idea to implement such analytics in its own HR department to significantly improve overall performance। मतलब हम उसकी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, अगेन वो परफॉर्मेंस हो गया ना, तो मार्केटिंग कैपेबिलिटीज पे हम फोकस कर रहे थे, बट तभी हमने उनकी प्रैक्टिसेस और उनके प्रोसेस के बारे में जब ऑब्जर्व किया तो पता चला कि यार इनकी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज तो हैं, बट इनका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है और वो जो डिपार्टमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, और उसका फ़ायदा इनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द जेनेरिक बेंचमार्किंग। क्लियर? ओके, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपके लिए है। बेंचमार्किंग व्हील में मुझे मेरी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद ना आपको ये पूरा रिपीटेड लगेगा। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं।
अब इसके बाद एक जो टॉपिक है दैट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट देख लेते हैं, अगर अभी लेने जैसा हो, थोड़ा लेंदी लग रहा है तो हम इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। काफ़ी है अभी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब एक साथ अगर एक पूरा लेक्चर ही इसके ऊपर करेंगे तो आपको समझने में भी मज़ा आएगा, तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो TQM बाकी है, 6 सिग्मा बाकी है, और 6 सिग्मा के साथ आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। क्लियर? तो अब 2 लेक्चर्स अगले हम जो रखेंगे, एक में बात होगी TQM की, दूसरे में बात होगी 6 सिग्मा की, और इसके साथ आपका चैप्टर जो है वो फाइनली एंड हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक तो समझ आया होगा। अब आपका काम ये है मीनवाइल कि लैंग्वेज पढ़ के बैकअप करो, ताकि आपका जो टॉपिक है पूरा रीडिंग के साथ ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप अगर इस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे तो जो भी क्वेरीज़ हैं वो भी आप डिस्कस कर पाओगे, और आगे के टॉपिक पढ़ते टाइम पीछे वाले टॉपिक्स के डाउट्स आपके माइंड में नहीं चल रहे होंगे। तो एक बार रीडिंग ज़रूर कर लेना साथ साथ में अच्छे से, ठीक है? और कोई भी क्वेरीज़ हैं तो लाइव सेशन में अपने उसका डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।